हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट इंटरमीडिएट है कार्बन आयन। हमने कार्बोक्टाइन पढ़ लिया है, अब हम कार्बन आयन देखें। कार्बन आयन क्या होता है? बेसिकली इसमें कार्बन के साथ 3 बॉन्ड बने होते हैं। जैसे ये इसमें 2 हाइड्रोजन है, एक एल्डिहाइड ग्रुप, ये कार्बन आयन है, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज होगा और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसके ऊपर। तो तीनों हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, कोई भी एटम या कोई भी ग्रुप हो सकते हैं तीनों। तो ये 3 बॉन्ड की क्या है फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज रहेगा इसके ऊपर, और क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हम इस पे बोल सकते हैं। ये क्या होता है? हाईली अनस्टेबल होता है और रिएक्टिव होता है बहुत ही ज़्यादा। क्यों? क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इसके पास क्या होते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये क्या होता है? बेसिकली इसकी किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज के साथ रिएक्शन करने की टेंडेंसी होती है बहुत ज़्यादा, इसलिए हाईली रिएक्टिव होता है। अब हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन। कार्बन आयन का जो फर्स्ट जो मेथड है, by the dissociation of a molecule in which an atom or group singly attached to carbon लीव्स इट विदाउट द इलेक्ट्रॉन पेयर। इसमें क्या होगा? जैसे ये हमने कोई भी अल्केन हम इसमें यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो एच क्या है? एच पॉजिटिव क्या है? इसकी टेंडेंसी होती है एज एच पॉजिटिव प्रोटॉन की फॉर्म में बाहर निकलने की, ठीक है। तो कार्बन पे तो ये क्या है? जो एच है, इसमें देखो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये जो जो कार्बन के पास दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो कार्बन पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और एच एज एच पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा, क्योंकि इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं आया, ठीक है। जैसे अब हमें एच पॉजिटिव को निकालना है, तो कोई भी बेस यूज करेंगे। कोई भी बेस इसमें हम यूज कर सकते हैं। बेस क्या है? एच पॉजिटिव को इजीली रिमूव करवा सकता है। तो बी नेगेटिव क्या है? एच पॉजिटिव को यहाँ से रिमूव कर लेगा। बी नेगेटिव क्या है? कोई भी बेस है, ठीक है। तो कार्बन पे क्या है? नेगेटिव आ जाएगा, मतलब ये हमारा क्या है? कार्बन आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे हमने देखो इसमें OH नेगेटिव क्या है? इसमें बेस का काम कर रहा है, यहाँ से एच पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा, और ये हमारे पास कार्बन आयन की फॉर्मेशन होगी। इथोक्साइड आयन, ये हमारा क्या है? बेस की तरह यूज होगा। ये यहाँ से एच पॉजिटिव निकालेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है? हमारे कार्बन आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या है? कोई भी हम बेस यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो बेस क्या है? एच पॉजिटिव को ये बाहर निकाल लेगा। जैसे हमने यहाँ पे NH2 ग्रुप यहाँ पे यूज किया, तो NH2 क्या है? ये भी बेस का काम करेगा, ठीक है। ये एच पॉजिटिव यहाँ से बेसिकली निकालेगा, तो यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव आ जाएगा। और लिक्विड अमोनिया हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये दोनों क्या है? बेस का काम करेंगे, और यहाँ पे क्या है? हमारे कार्बन आयन यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे OH नेगेटिव लिया, यहाँ से एच पॉजिटिव ट्राईफिनाइल मीथेन, इसमें से एच पॉजिटिव को रिमूव करेगा, और ये हमारे पास एनायन की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। जैसे हमारा ये है ये हमारा जैसे कार्बन आयन है, ठीक है। तो हमें इसको हम कार्बन आयन नहीं बोलेंगे, इसमें हमने एसिड का एच पॉजिटिव यहाँ से बाहर निकाला हुआ है, ठीक है। तो इसे हमें कार्बन आयन जनरेट करना है, तो यहाँ से CO2 क्या है इजिली, क्योंकि CO2 एक क्या है? गैस है, और वो हाईली स्टेबल है, तो CO2 का मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल सकता है, और R नेगेटिव यहाँ पे कार्बन आयन की फॉर्मेशन हो सकती है। सेकेंड हमारा मेथड है बाय द एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। कार्बन मल्टीपल बॉन्ड का मीनिंग क्या है? कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड नहीं है। तो हम यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अगर यूज़ करें, तो न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? बेसिकली इनके पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होती, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है। तो ये क्या है? जैसे हमारे यहाँ पे देखो, यहाँ पे C नेगेटिव, यहाँ पे C पॉजिटिव है, तो C पॉजिटिव पे क्या है? न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है? ये हमारा नेगेटिव चार्ज इस पे आ गया, तो ये क्या है? बेसिकली हमारा एज ए कार्बन आयन की तरह यहाँ पे कार्बन आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। अब हम स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन आयन, तो देखो स्ट्रक्चर में इसमें देखते हैं हम, कार्बन के 3 बॉन्ड बने हुए हैं। कार्बन के क्या है? 3 बॉन्ड रहेंगे। तीनों बॉन्ड में से तीनों हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, कोई और ग्रुप CHO एल्डिहाइड कोई और ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या है? देखो और एक हमारा क्या है? ये अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल है। इसमें अनहाइब्रिडाइज जो पी ऑर्बिटल है, उसके अंदर क्या है? ये लोन पेयर क्या है? प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्या है? ये भी क्या है कि इसमें पार्टिसिपेट करेगा हाइब्रिडाइजेशन में। तो 1 2 3 4 इसने बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। 4 बॉन्ड है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। बॉन्ड एंगल क्या होगा? 109 डिग्री 28 मिनट्स। ये क्या होता है? बॉन्ड एंगल होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। लेकिन इसमें क्या है? लोन पेयर, ये लोन पेयर है इसके अंदर, पी ऑर्बिटल के अंदर, और ये बॉन्ड पेयर है। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में क्या है? रिपल्सन होगी। रिपल्सन की वजह से बॉन्ड पेयर क्या है? बॉन्ड की फॉर्मेशन जो हो रखी है वो बॉन्ड पेयर, और जिसमें लोन पेयर है वो लोन पेयर।
तो इस लोन पेयर का इस बॉन्ड पेयर के साथ, इस लोन पेयर का इस बॉन्ड पेयर के साथ, दोनों बॉन्ड पेयर के साथ क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो ये क्या रिपल्सन की वजह से क्या है, ये क्या है, बिल्कुल नज़दीक आ जाएंगे दोनों बॉन्ड, ठीक है। इनमें गैप कम हो जाएगा और ये जो बॉन्ड एंगल है ये क्या है, कम हो जाएगा। तो 109 डिग्री से क्या होता है, इसका बॉन्ड एंगल क्या होता है, कम होता है, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन एंड देयर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, क्लासिफिकेशन में वही है, मिथाइल कार्बन 9, इथाइल, या इसको हम प्राइमरी कार्बन 9 बोल सकते हैं, सेकेंडरी और टर्सरी, तीनों कार्बन 9, क्योंकि एक कार्बन से जुड़ा हुआ है नेगेटिव कार्बन, तो प्राइमरी हो जाएगा। दो से जुड़ा हुआ है तो क्या है, सेकेंडरी हो जाएगा, और 3 से जुड़ा हुआ तो क्या है, टर्सरी हो जाएगा इसमें ही, ठीक है। अब स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो इसकी जो स्टेबिलिटी है कार्बोक्टाइन से अपोजिट होगी। उसमें क्या थी, टर्सरी की सबसे ज़्यादा थी, फिर सेकेंडरी की, फिर प्राइमरी की, फिर मिथाइल की। लेकिन इसमें मिथाइल की सबसे ज़्यादा है, फिर प्राइमरी की है, फिर सेकेंडरी की है, फिर टर्सरी की है। ये हमें भी इसमें एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि भी स्टेबिलिटी में डिफरेंस कैसे आया। तो इंडक्टिव इफेक्ट से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब देखो इसमें अगर एक आर ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक आर ग्रुप है, आर ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मतलब क्या है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज पहले है और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, ठीक है। अब 2 आर ग्रुप हैं तो दोनों आर ग्रुप डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन पे और नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, ठीक है। 3 आर ग्रुप हैं तो 3 आर ग्रुप क्या है, और ज़्यादा डोनेट करेंगे तो नेगेटिव चार्ज क्या है, और ज़्यादा बढ़ेगा। तो नेगेटिव चार्ज क्या है, कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, एक कार्बन पे एक्यूमुलेट हो रहा है जाके, एक कार्बन पे एक्यूमुलेट हो रहा है, तो वो कार्बन क्या है, बेसिकली डिस्टेबलाइज हो जाएगा। जितना एक्यूमुलेशन होगा, डिस्पर्सन नहीं हुआ है, हो रहा है। डिस्पर्सन कैसे होता है, अगर ये आर ग्रुप, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते भाई, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अपनी तरफ खींचते, तो अपनी तरफ खींचते तो क्या है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज कम होता, तो स्टेबिलिटी बढ़ती। लेकिन इसमें क्या है, आर ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो ये कार्बन पे क्या है, एक्यूमुलेट करेंगे नेगेटिव चार्ज को, जिससे क्या है जो नेगेटिव चार्ज है वो इंटेंसिफाई हो जाएगा कार्बन पे, और कार्बन क्या है, डिस्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मिथाइल सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी, ठीक है। तो ये तो हो गया इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे हम अगर स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करें। तो नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन में क्या है कि हमारे पास जैसे ये एल्काइनाइल कार्बन 9 है, ये ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड एल्कीन, तो आइल किसके लगा दिया, नेगेटिव चार्ज के लिए, एल्काइल सिंगल बॉन्ड के लिए। अब देखो इसमें तो क्या है, एसपी हाइब्रिडाइजेशन होगी कार्बन की, जिसपे नेगेटिव चार्ज है कार्बन 9 की, एसपी होगी, इसमें sp2 होगी और इसमें sp3 होगी, तो ठीक है। इसमें एस करेक्टर क्या है, 50% है, इसमें 33% और इसमें 25%, मतलब जो एस करेक्टर है वो कंटिन्यूसली कम हो रहा है। sp से sp2 और sp3 की तरफ अगर हम मूव करेंगे तो एस करेक्टर क्या है, कम होगा। तो देखो जितना एस करेक्टर ज़्यादा होगा, जितना एस करेक्टर ज़्यादा होगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा क्या है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। क्योंकि एस करेक्टर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या है, ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, ठीक है। अब देखो एस करेक्टर कम हो रहा है, तो एस करेक्टर कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम होगी। तो इलेक्ट्रॉन को कार्बन के पास जो नेगेटिव चार्ज है उसको रखने की क्षमता क्या है, कम हो जाएगी। उसको रखने की क्षमता क्या है, क्योंकि अट्रैक्ट करने की, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या है, कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम कैसे हो रही है, क्योंकि एस करेक्टर हमारा कंटिन्यूसली एस से sp2 और sp3 की तरफ अगर हम मूव करेंगे तो क्या है, एस करेक्टर क्या है, कंटिन्यूसली घट रहा है, तो उस वजह से क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो वो नेगेटिव चार्ज को एकोमोडेट करने की जो कार्बन की जो क्षमता है या जो एबिलिटी है वो क्या है, कम हो जाएगी। और इस वजह से क्या है, जो हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल है वो है जिसमें sp एल्काइनाइल, फिर एल्किनाइल, फिर एल्काइल, सबसे ज़्यादा हमारा ये स्टेबल हो जाएगा। ये हमारा क्या है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। अब रेजोनेंस और कंजुगेशन तो क्या है, बेसिकली कंजुगेशन और रेजोनेंस क्या है, दोनों ही क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो भी है या फ्री रेडिकल उसको स्टेबलाइज करेंगे। तो नेगेटिव चार्ज क्या है, कंजुगेशन में है नेगेटिव, सिंगल और डबल, कंजुगेशन में है ये, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, तो क्या ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। अब बेंजाइल कार्बन 9 है, बेंजाइल कार्बन 9 क्या है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज क्या है, रेजोनेंस में आएगा, देखो इसकी ढेर सारी स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर, तो इसकी वजह से क्या है, जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या है, डिलोकलाइज हो रहा है रिंग के अंदर, तो स्टेबिलिटी क्या है, बढ़ रही है, ठीक है। अगर 2 रिंग है तो ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और 3 रिंग है तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है।
अब ये देखो, अगर हम अल्फ़ा हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड है, इसके कंपेयर इसके साथ वाला कार्बन क्या है, अल्फ़ा कार्बन है, और इस कार्बन पे अगर हाइड्रोजन है, उस वो हाइड्रोजन हमारा क्या होगा, अल्फ़ा हाइड्रोजन। अल्फ़ा हाइड्रोजन को हमने यहाँ से निकाला है तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये भी हमारा क्या है, कार्बन 9 है। अब ये भी क्या है, डिलोकेलाइजेशन में जाएगा, ये भी स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा था कार्बन 9, उसकी हमने स्ट्रक्चर भी देख ली, स्टेबिलिटी भी देख ली, और स्टेबिलिटी के रीजंस भी देख ले कि स्टेबिलिटी की जो ऑर्डर है वो कैसे आया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या है, फ्री रेडिकल इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग एन ओड और अनपेड इलेक्ट्रॉन। फ्री रेडिकल क्या होगा, जिसके पास ओड या अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल। जैसे Cl फ्री रेडिकल, CH3 फ्री रेडिकल, इसको मिथाइल फ्री रेडिकल बोलेंगे, इसको हम क्लोरीन फ्री रेडिकल बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होमोलिटिक फिजन से क्या है, बेसिकली हमने पहले ही पढ़ा था, होमोलिटिक फिजन होगा तो एक एक इलेक्ट्रॉन क्या है, दोनों एटम के पास चला जाएगा। ये कब होगा, जब दोनों एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सेम रहेगी। तो क्या है, तो क्या है, ये हमारा क्या है, फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाएगी इसमें। ये देखो, बेंजोइल पर ऑक्साइड, जैसे इसमें क्या है, दोनों ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो दो फ्री रेडिकल बन जाएंगे, बेंजोइल ऑक्सी फ्री रेडिकल, ठीक है। ये पैरामैग्नेटिक की नेचर, पैरामैग्नेटिक मतलब कि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है तो पैरामैग्नेटिक नेचर की है। ओड इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। हाईली शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज है, क्योंकि जो ओड इलेक्ट्रॉन है उसको पेयर करने की टेंडेंसी इसकी बहुत ज़्यादा होगी, तो पेयर करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी तो ये क्या है, रिएक्शन करेगा, तो इसलिए क्या है, हाईली शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज है और हाईली रिएक्टिव है, ठीक है। अब फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, फर्स्ट है बाई थर्मल और फोटोकेमिकल होमोलिसिस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। अगर मान लो हम हीट या फिर फोटोकेमिकल मतलब लाइट, थर्मल मतलब हीट, फोटोकेमिकल मीन्स लाइट। अगर हम हीट किसी भी फॉर्म में अगर प्रोवाइड करते हैं तो क्या है, जैसे कोवलेंट बॉन्ड का क्या, जैसे PB लेड इसमें से अलग होगा, 4 क्या है, CH3 फ्री रेडिकल की यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी। ऐसे हमने बेंजोल पेरोक्साइड लिया तो यहाँ से भी इसमें होमोलिटिक क्लीवेज होगा, बेंजोलोक्सी फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होगी, फिर क्या है, फिनाइल फ्री रेडिकल बनेगा और CO2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे इसमें यहाँ से फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाए, टाइल फ्री रेडिकल की। अब नेक्स्ट बाई ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इन्वॉल्विंग गेन और लॉस ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रॉन। अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन गेन करे या लॉस करे तो क्या है, फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होगी। अब देखो इसमें है जैसे RCO नेगेटिव है, अगर एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया तो क्या है, इस पे ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, R फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होगी और प्लस में CO2 यहाँ से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अगर मान लो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन गेन करता है या फिर लॉस होता है तो उसको हम उसमें क्या है, फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होगी। अब हम इसकी स्ट्रक्चर देखें, फ्री रेडिकल की अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें क्या है, बेसिकली ये 3 बॉन्ड की फॉर्मेशन, 3 बॉन्ड बने हुए हैं, ठीक है। और एक क्या है, फ्री अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल के अंदर क्या है, ये ओड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी 1 2 3, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी इसमें, ठीक है। और 120 डिग्री के आसपास बॉन्ड एंगल होगा, ठीक है, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, कोई ज़्यादा रिपल्सन वगैरह है नहीं, तो 120 के आसपास ही क्या है, अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्री ही इसके अंदर क्या है, बॉन्ड एंगल रहेगा। और जो ये p ऑर्बिटल है ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि इसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्री रेडिकल एंड द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। क्लासिफिकेशन वही है, मिथाइल फ्री रेडिकल, इथाइल फ्री रेडिकल, आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल, और क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी। अब इसमें क्या है, टर्सरी सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर सेकेंडरी है, फिर प्राइमरी है, फिर मिथाइल ग्रुप है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि भाई ये स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है। फर्स्ट तो हमारा क्या है, हाइपर कंजुगेशन। अब देखो जिस कार्बन पे फ्री रेडिकल प्रेजेंट है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। इसके साथ में जो एडजेसेंट कार्बन है वो क्या है, अल्फा कार्बन है, उस पे जो हाइड्रोजन है वो क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। इस अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल की और इस अल्फा हाइड्रोजन की आपस में ओवरलैपिंग होगी तो क्या है, ये क्या है, बेसिकली इसमें क्या बनेगा, हाँ, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है। जैसे इसमें हमने दिखा रखा है, तो देखो इसमें अगर हम देखें तो कार्बन पे फ्री रेडिकल है, इस पे अल्फा कार्बन है, इस पे अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये H फ्री रेडिकल यहाँ से इसका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और
होमोलिटिक क्लीवेज होगी बॉन्ड की, एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इस कार्बन पे फ्री रेडिकल आ जाएगा और इस हाइड्रोजन पे फ्री रेडिकल आ जाएगा। अब ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल क्या है, यहाँ पे बेसिकली क्या है, बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगे। यहाँ पे क्या है, बॉन्ड की, यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पे दिखा नहीं रखे इसमें। अब देखो इसमें हम अगर हम इसमें देखें तो ये क्या है, मिथाइल फ्री रेडिकल है, मिथाइल फ्री रेडिकल है। अब इस पे क्या है, अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, तो इसकी 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी। अब सेकेंडरी हमारा, तो सेकेंडरी है, उसमें क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप होंगे। सेकेंडरी में क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप होंगे, तो उसमें क्या है, 6 क्या होंगे हमारे पास, अल्फा हाइड्रोजन होंगे, तो 6 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक है, ट्रसरी हमारा, तो ट्रसरी में क्या है, ट्रसरी में क्या है बेसिकली, ट्रसरी में 6 ट्रसरी में सॉरी 9 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि 3 मिथाइल ग्रुप हैं, 3 मिथाइल ग्रुप है, तो 9 क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन होंगे, तो उसमें क्या है, 9 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक है, तो इसलिए ट्रसरी सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। अब इसमें रेजोनेंस और कंजुगेशन का दूसरा कॉन्सेप्ट है, रेजोनेंस से कैसे स्टेबलाइज होगा। तो रेजोनेंस से जैसे हमने ये देखा, CS2 फ्री रेडिकल है यहाँ पे। ठीक है, ये फ्री रेडिकल इसमें क्या है, डिलोकलाइजेशन होगी, फ्री रेडिकल सिंगल और डबल, तो क्या है, फ्री रेडिकल यहाँ पे आ जाएगा, सिंगल और डबल, ये क्या है, हाइपर नो सॉरी इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, या कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी, सॉरी। अब देखो ये जैसे बेंजाइल फ्री रेडिकल है, तो ये भी क्या है, फ्री रेडिकल क्या है, कंजुगेशन में है, रेजोनेंस में जाएगा, तो ये भी स्टेबलाइज होगा। तो जितने फिनाइल ग्रुप ज़्यादा होंगे, ट्राई फिनाइल फ्री रेडिकल, उसमें वो ज़्यादा स्टेबलाइज हो गया। अगर एक फिनाइल ग्रुप है वो कम होगा, क्योंकि जितने फिनाइल ग्रुप बढ़ते जाएंगे उतनी ज़्यादा डिलोकलाइजेशन ज़्यादा होगी, फ्री रेडिकल की उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब ये ऑर्डर तुम देख लेना। अब नेक्स्ट है कार्बिन। कार्बिन की अगर हम बात करें, कार्बिन होता है एक न्यूट्रल डाइवेलेंट केमिकल स्पीसीज। न्यूट्रल डाइवेलेंट का मीनिंग क्या है, 2 बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रखी है और न्यूट्रल है। इन विच ए कार्बन इज कोवलेंटली बॉन्डेड टू 2 एटम, 2 एटम के साथ बॉन्डेड होता है, एंड हैज गोट 2 नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन बिटवीन देम। इसमें क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। ठीक है, जैसे हमने CCl2 फ्री रेडिकल, डाई क्लोरो मिथाइल फ्री रेडिकल, ये क्या है, मिथाइलिन सॉरी फ्री रेडिकल नहीं, कार्बिन, डाइक्लोरोमिथाइलिन, और ये मिथाइलिन, दोनों क्या है, कार्बिन है ये। ठीक है, तो ये क्या है, 2 बॉन्ड बना रखे हैं, जैसे 2 हाइड्रोजन है इसमें, इसमें 2 क्लोरीन है, और क्या है ये लोन पेयर की तरह, ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कार्बिन भी हाईली रिएक्टिव होता है और बहुत शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज होती है। ठीक है, अब कार्बिन के टाइप्स हैं, एक तो सिंगलेट कार्बिन है और दूसरा होता है ट्रिपलेट कार्बिन। अब सिंगलेट कार्बिन में क्या होगा कि दोनों जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो पेयर होंगे, वो सिंगल ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होंगे। सिंगलेट में क्या होंगे, वो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म में रहेंगे और एक सिंगल ऑर्बिटल के अंदर रहेंगे, तो उसको हम बोलेंगे सिंगलेट। ट्रिपलेट कार्बिन में क्या होंगे, जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पेयर नहीं होंगे, आर नॉट पेयर्ड, एंड दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्बिटल, और वे अलग अलग ऑर्बिटल्स में रहेंगे। ठीक है, तो सिंगलेट मिथाइलिन को हम ऐसे दिखा सकते हैं समझने के लिए, और ट्रिपलेट मिथाइलिन को हम ऐसे दिखा सकते हैं, इसमें पेयर्ड फॉर्म में रहेंगे, इसमें अनपेयर्ड फॉर्म के अंदर रहेंगे, जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ट्रिपलेट कार्बिन को हम बाई रेडिकल भी बोल सकते हैं, डाइवेलेंट फ्री रेडिकल भी बोल सकते हैं, कि उसमें फ्री रेडिकल का ही काम करेगा, दोनों अलग अलग ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब कार्बन की फॉर्मेशन कैसे होगी, बाय द थर्मल और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ एलिफेटिक डाइएजो कंपाउंड कीटीन और साइक्लोप्रोपेन। देखो, एक तो डाइएजो मीथेन, डाइएजो कंपाउंड, डाइएजो मतलब दो नाइट्रोजन, इसकी हम हीट, इसको अगर हम हीट करें या लाइट अगर प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे मिथाइलिन मतलब कार्बन की फॉर्मेशन होगी, N2 यहाँ से बाहर निकल जाए। कीटीन, C डबल बॉन्ड O होता है कीटोन, लेकिन C डबल बॉन्ड CS2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो, ये क्या हो जाएगा, कीटीन हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम हीट या लाइट देंगे तो क्या है, CS2 ये क्या है, 2 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पे आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कार्बिन और प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ऐसे ही फिनाइल साइक्लोप्रोपेन टाइप का कोई भी ऐसा हो डेरिवेटिव हो, तो उसे भी अगर हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे भी क्या है, बेसिकली कार्बन की फॉर्मेशन होगी। इनका मैकेनिज्म है नहीं, तो हम देखेंगे नहीं, डायरेक्ट रिएक्शन ही है इसमें।
नेक्स्ट, बाय द एक्शन ऑफ ए बेस ऑन सुटेबल हैलोजन कंपाउंड, अगर हमने कोई हैलोजन, जैसे हमने क्लोरोफॉर्म लिया CHCl3, क्लोरोफॉर्म है, हमने कोई बेस इसमें यूज़ किया है, तो इसमें क्या है, लास्ट में हमें यहाँ पे कार्बन मिलेगा। ठीक है, अगर तुमने रेमर टेमर रिएक्शन पढ़ी होगी, ठीक है, उसमें क्या होता है, फिनोल से हमें सैलिसिलडिहाइड की फॉर्मेशन होती है, लेकिन इसमें जो इंटरमीडिएट होता है वो कार्बिन की फॉर्मेशन होती है। जो इंटरमीडिएट जो स्पीसीज होती है, अगर इस इसका मैकेनिज्म देखें तो इसमें क्या है, इंटरमीडिएट स्पीसीज क्या होती है, कार्बिन होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बिन की अगर हम स्ट्रक्चर बात करें तो सिंगलेट कार्बिन है, दूसरा हमारे पास क्या है, ट्रिपलेट कार्बिन है। तो सिंगलेट कार्बिन में हमने देखा था, ये तो देखो 2 बॉन्ड हो गए, ठीक है, ये अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल हो गए। अब क्या है, इसमें क्या है, ये सिंगलेट में हमने देखा था कि दोनों अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है, एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो इसको ये भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, तो 1 2 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी इसके अंदर। और अनहाइब्रिडाइज जो p ऑर्बिटल है वो क्या है, एम्प्टी है। अब इसमें देखो sp के अंदर हमने ट्रिपलेट में हमने देखा था कि दोनों अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, अलग अलग ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो हमने ये भी कहा था कि ये इसको हम बाइवेलेंट फ्री रेडिकल बोल सकते हैं, क्योंकि एज ए फ्री रेडिकल की तरह ये दोनों इलेक्ट्रॉन बिहेव करेंगे। ठीक है, अब इसमें देखो हमारे पास 1 और 2, सिर्फ 2 ही बॉन्ड बने हुए हैं, तो इसको हम बोलेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो sp2 किसकी होगी, सिंगलेट की, और sp होगी ट्रिपलेट की। ठीक है, अब हम स्टेबिलिटी की बात करें भाई, सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बन की अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो हम अगेन स्ट्रक्चर के अंदर देखते हैं। सिंगलेट में देखो दोनों जो इलेक्ट्रॉन है, दोनों अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, वो एक ही ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है। इसमें क्या है, अलग अलग ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है ट्रिपलेट में। ठीक है, तो एक ऑर्बिटल के अंदर रहेंगे दोनों इलेक्ट्रॉन, तो रिपल्सन ज़्यादा होगा क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, दोनों में रिपल्सन होगा, तो ये जो स्ट्रक्चर हमारी डिस्टेबलाइज हो जाएगी। लेकिन अगर हम ये फ्री रेडिकल की बात करें इन दोनों की, तो इसमें क्या है, बेसिकली दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग ऑर्बिटल के अंदर रहेंगे, तो दोनों में रिपल्सन क्या है, कम होगा, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ट्रिपलेट कार्बिन ज़्यादा स्टेबल और सिंगलेट हमारा कम स्टेबल है। तो ये हमारे क्या थे, रिएक्शंस इंटरमीडिएट, कार्बोकेटाइन, कार्बनायन, फ्री रेडिकल और कार्बिन, ये हमने इनकी स्ट्रक्चर देख ली, स्टेबिलिटी देख ली और इनकी फॉर्मेशन देख ली। ठीक है।